नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for nursery to class 9 and 11. Lifestyle furniture, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ शिव के प्रति अपार आस्था को प्रमाणित कर रही है। शहर से लेकर गांव तक के शिव मंदिर हर हर महादेव बोलबम के जयकारों से गूंजते रहे। हर मंदिरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। शहर से सटे भंवरनाथ मंदिर पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से रूट डायवर्जन किया गया था, लेकिन भीड़ इतनी की सारी व्यवस्था के बाद भी सड़क पार करना काफ़ी मुश्किल रहा। मंदिरों के बाहर फूल माला व प्रसाद के अलावा खिलौने, गुब्बारे और खान पान की दुकानों के कारण मेले जैसा नज़ारा दिख रहा था। बड़े दर्शन पूजन के बाद बाहर निकले तो बच्चों के लिए खरीदारी में जुट गए। शहर के प्राचीन भंवरनाथ मंदिर, बौराहवा बाबा और महाराजगंज के बाबा भैरव धाम पर सावन के पहले दिन भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। भोर में 3 बजे से ही बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लंबी लाइन लग गई थी। लोग बारी बारी से अंदर जाकर जलाभिषेक किए। मंदिर के बाहर तो मेले जैसा दृश्य था। गिरुआ वस्त्र धारण किए भक्त बोल बम हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। वहीं बाहर सजी फूल माला की दुकानों से भक्त भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए प्रसाद दे रहे थे। भंवरनाथ मंदिर में बाबा के जलाभिषेक के लिए शाम तक भक्तों का आना जाना लगा रहा। वहीं मंदिर पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पहले से ही रूट डाइवर्जन कर दिया गया था, ताकि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस बल तैनात रहा। वेद प्रकाश वर्मा। आज सोमवार है, सावन का पहला दिन है। सावन के सोमवार के दिन लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और दर्शन करने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और भंवरनाथ मंदिर में लोग इतने हजारों की संख्या में, भंवरनाथ मंदिर में लोग हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं हर सोमवार के दिन सावन में। और यहाँ बहुत शुभ माना जाता है इसको। और यहाँ भंडारा भी चलता है। अच्छा। हर सोमवार को इस भंडारे का लोग प्रसाद भी खाते हैं। बस। हाँ, अपना नाम बताइए। राहुल सिंह। भंवरनाथ मंदिर में आज दर्शन करने आए, क्या कहना चाहेंगे? भंवरनाथ मंदिर में आज बहुत पावन शुभ अवसर होता है। इस मंदिर में आज शंकर भगवान का दर्शन जो भी करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। भूख लग रहा है। सावन का सोमवार सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा दिन माना जाता है। अच्छा दिन माना जाता है। खबर आजमगढ़ से, जहां श्रावण मास के प्रथम सोमवार के पावन अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जनपद के प्रमुख शिवालय भंवरनाथ मंदिर का औचक निरीक्षण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में प्रवेश एवं निकास द्वार, बैरिकेटिंग, सुगम दर्शन व्यवस्था, भीड़ एवं यातायात प्रबंधन, नियंत्रण कक्ष में स्थापित CCTV निगरानी व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आए श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद कर उनकी सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कांवड़ यात्रा एवं श्रावण मास के अवसर पर बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि सभी श्रद्धालुओं के साथ
सौहार्दपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार किया जाए तथा भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए पूरी सतर्कता एवं समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के शांतिपूर्ण एवं सुगम ढंग से दर्शन कराने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर में आयोजित शिवलीला की सांस्कृतिक प्रस्तुति का भी अवलोकन किया तथा कलाकारों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मंदिर परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उप जिलाधिकारी सदर अविनाश कुमार गौतम को अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सफाई व्यवस्था निरंतर बनाए रखने हेतु सफाई कर्मचारियों की 8-8 घंटे की शिफ्टवार ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जनपद के प्रमुख शिवालयों एवं सभी शिव मंदिरों में श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक एवं पूजन अर्चन किया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के प्रभावी प्रबंधन के परिणाम स्वरूप प्रथम श्रावण सोमवार का पर्व जनपद के में पूर्णतः सकुशल, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुआ। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी उपस्थित रहे। पहले क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार, डीएम आजमगढ़ का, सुनिए। देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और आप देख रहे हैं कि भक्तजन श्रद्धालु यहाँ लंबी लाइन में हैं। इसी के दृष्टिगत व्यवस्था का जायजा लेने हेतु मेरे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया और चारों बगल देखे भीड़ का काफ़ी है। थोड़ा सा साफ सफाई और बेहतर करने की जरूरत है। इसके लिए 8x3 के शिफ्ट में और ज़्यादा सफाई कर्मी लगाने हेतु वार्ता की गई है। बाकी देखिए कि पूरा ये भंवरनाथ मंदिर परिसर है जो कि आजमगढ़ शहर के बगल में आता है। यहाँ पे पूरा नए CCTV लगाए गए हैं ताकि कुछ भी होता है तो वो हमारे CCTV में कैप्चर हो। और 8x3 ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस की ड्यूटी है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, अन्य विकास संबंधी जो कार्य हैं उसकी भी ड्यूटी है। मंदिर परिसर जो मंदिर की समिति है उनके द्वारा भी ड्यूटी लगाए गए हैं। तो मैं भक्तजनों से यही अपील करूंगा कि शांति से सौहार्दपूर्ण माहौल में अपनी पूजा अर्चना करें। और जो अधिकारी हैं उनको हमने निर्देशित किया है कि पूरे ड्यूटी को चेक करते हुए अच्छे से इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक कंट्रोल रूम को चेक किया गया है। अभी तक व्यवस्थाएं जैसा कि सही देखने को मिल रही है, अब क्या कहेंगे? देखिए, लगभग 1 सप्ताह पहले भी हमने भ्रमण किया था तो CCTV कुछ खराब थे, उस सबको अभी ठीक करा दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि कंट्रोल रूम में CCTV में पूरा मंदिर परिसर दिख रहा है। 1-2 डार्क पैच थे, वहाँ एक्स्ट्रा CCTV लगाने के लिए बता दिया गया। सर, दान पेटी का हमेशा विवाद उठता रहता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? दान पेटी के लिए ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे 2 स्टेक होल्डर हैं जिनमें आपस में झगड़ा होता रहता है। एक पुजारी ग्रुप है और एक प्रधान जी का ग्रुप है। तो एक पुजारी की तरफ से प्रतिनिधि रहेंगे, एक प्रधान जी की तरफ से, और एक पुलिस और मजिस्ट्रेट। उनके प्रेजेंस में CCTV की निगरानी में दान पत्र खुलेगा और जो भी धनराशि है उसकी काउंटिंग होगी, फिर उसको रजिस्टर में एंट्री किया जाएगा। और ये चारों प्रतिनिधि जो 4 ग्रुप के प्रतिनिधि हैं, पुजारी, प्रधान, पुलिस और मजिस्ट्रेट, उनका हस्ताक्षर होगा कि कितने अमाउंट आए हैं और उसको मंदिर समिति के अकाउंट में जमा किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया CCTV की निगरानी में भी होगी और 4 लोगों के सामने होगी। तो इसमें एम्बिग्विटी नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा थाना कंदरापुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित भंवरनाथ मंदिर परिसर एवं आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, CCTV निगरानी, ड्यूटी पॉइंट एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण व्यवहार किया जाए, भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखा जाए तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। जनपद पुलिस श्रावण मास के दौरान सभी प्रमुख शिवालयों एवं कांवड़ मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ लगातार निगरानी बनाए हुए है, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा अर्चना कर सकें। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार, एसएसपी आजमगढ़ का, सुनिए। आज श्रावण में मेरे द्वारा और डीएम महोदय द्वारा यहाँ बाबा भैरवनाथ मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। यहाँ पे सुरक्षा और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी पाई गई हैं। इसके अलावा उनको और बेहतर करने के लिए संबंधित विभागों को मेरे द्वारा और डीएम महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ अन्य जो शिवालय हैं और जो कांवड़ रूट हैं उन पर भी व्यवस्थाएं बेहतर रखने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इस तरह की शिकायत यहाँ पर नहीं है और प्रशासन, पुलिस जो मंदिर प्रबंधन है उनके साथ बेहतर समन्वय करके चीजों को बेहतर तरीके से, साफ सुथरे, पारदर्शी तरीके से लोगों को यही है कि व्यवस्थाएं बनाए रखने में लोग पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें और यदि कोई समस्या है तो हमें अवगत कराएं। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में अवैध असलहों की बरामदगी और हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के लिए आजमगढ़ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। समय समय पर अवैध हथियारों के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद जिले में पुलिस की कार्रवाई का अपेक्षित असर दिखाई नहीं दे रहा है। आए दिन हर्ष फायरिंग और अवैध असलहों के प्रदर्शन से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी क्रम में सिधारी थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक खुलेआम असलहे से लगातार फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में युवक बिना किसी डर के फायरिंग करता नजर आ रहा है, जिसे लेकर लोगों में भी तरह तरह की चर्चा है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले युवक की पहचान अभिनव सिंह उर्फ मंटू निवासी तिवारीपुर थाना सिधारी के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उनके द्वारा खुलेआम असलहे से फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई और अपराधियों में कानून का भय कितना प्रभावी है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की पुष्टि के बाद आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया है, जिसमें एक युवक हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। यह प्रकरण थाना सिधारी से संबंधित है। आरोपी युवक की पहचान सुनिश्चित करते हुए थाना सिधारी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का, सुनिए। मामला है सर, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस टीम के संज्ञान में आया है, जिसमें एक युवक हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। उक्त प्रकरण थाना सिधारी से संबंधित है। उक्त युवक की पहचान सुनिश्चित करते हुए थाना सिधारी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई थाना सिधारी से प्रचलित है। खबर आजमगढ़ से, जहां समाजवादी पार्टी के बैनर तले विभिन्न जन समस्याओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक सांकेतिक पैदल मार्च निकाला और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले की निष्पक्ष जांच, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बाद में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ पैदल मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान छात्र सभा, यूथ फ्रंट, महिला सभा समेत पार्टी के विभिन्न फ्रंटल संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है। धरना प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले की निष्पक्षता जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आम जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की।
छात्र सभा की प्रदेश कमेटी की उपाध्यक्ष एवं सचिव, यूथ फ्रंट की राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी, महिला सभा की पदाधिकारी, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव आशीष यादव, समाजवादी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष जयवीर यादव, महासचिव ब्रजलाल यादव, जिला सचिव अरविंद यादव, मोहम्मद मेहंदी, प्रदेश सचिव महेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है आशीष यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी का, सुनिए। अपना संगठनात्मक परिचय देते हुए आज का धरना किस बात पे लेके आप लोगों ने दिया था? मैं आशीष यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी। आज जनपद आजमगढ़ में हम लोग बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मूल जो आज के समय में सबकी धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हो रही है चंदा चोरी के माध्यम से, हम लोग आज उसी को लेकर के सारे आजमगढ़ जनपद के यूथ फ्रंटल के सारे संगठन के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रदेश के सारे पदाधिकारी जो यूथ के थे, सभी लोग माननीय राज्यपाल महोदया को और ज्ञापन देने गए थे। सांकेतिक रूप से हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिसमें पुलिस ने बर्बरता के साथ हम नौजवानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। किस तरह का व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया है और क्या ये लगता है कि विपक्ष के लोग जब भी आवाज उठाते हैं तो इस तरह का व्यवहार देखा जा रहा है? बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले की बात है, इसी जनपद में वही कलेक्ट्रेट चौराहे के पास केवल 4 की संख्या में कुछ लोग थे और वो हमारे लोकप्रिय सांसद का पुतला फूंकने का काम किए। तब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और ये आजमगढ़ के कप्तान साहब कहाँ थे, क्यों नहीं उससे संज्ञान लिए? और आज हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने गए थे। हम लोगों का न कोई ये मूल था कि हम न किसी का पुतला फूंकने गए थे, न कुछ करने गए थे। हम लोगों का ये था कि समाज को जताया जाए, सरकार को अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से चेताया जाए कि किस तरीके से ये चंदा चोरी हुई है और जो इसमें असली लोग हैं, ये जो छोटे लोगों की गिरफ्तारी हुई, हम लोगों की मांग है जो असली लोग हैं जब उनकी गिरफ्तारी होगी, जो बड़े लोग हैं उसमें, तब ये पता चलेगा। हम तो कह रहे हैं आपके माध्यम से, ये उससे ऊपर ये चंदा जाता है। ये चंदा केवल उनके पास जो गोपाल राय और जो मिश्रा जी हैं, इन लोगों तक ही नहीं है। ये बहुत बड़ा इन लोगों का सिंडिकेट है। ये मंदिर के नाम पे ये लूट रहे हैं समाज को। क्या चाहते हैं, कार्रवाई क्या होनी चाहिए आप लोगों को? हम लोगों की यही मांग है कि इसमें उचित कार्रवाई हो, जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। हम सब समाजवादी लोग कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं लिए हैं। समाजवादी लोग सदैव, सब लोग जो जिस धर्म बिरादरी का है वो उसको मानता है, लेकिन हम लोगों ने आस्था को राजनीति का विषय नहीं बनाया। विपक्ष द्वारा ये भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब मंदिर का निर्माण किया गया था तो उस समय ये लोग कहाँ थे और इस वक्त बार-बार चंदा चोरी की बात उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल निर्माण हुआ तो उस निर्माण में, अब देखिए, दान की चीजों को कोई बताता नहीं है और जो प्रदर्शित करता है वो निश्चित रूप से उस पर राजनीति करता है। आपको कैसे हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के कितने लोगों ने दिया होगा जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा से जुड़े होंगे? उन लोगों ने भी भगवान राम के मंदिर बनने पे अपने तरफ से चंदा दिया। तो ये कोई विषय नहीं है। और प्रतीक को भी लेकर के बार-बार अगर गलत होगा तो मेरे पत्रकार साथी, विपक्ष का क्या उद्देश्य क्या होता है? विपक्ष की क्या वो है जवाबदेही है जनता के बीच में कि वो जो हो रही है प्रदेश में भ्रष्टाचार, गलत जो दुरुपयोग हो रहा है, जो नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, उस पर आवाज उठाए। और आप कहीं ना कहीं पुलिस के माध्यम से, पुलिसिया उत्पीड़न के माध्यम से आप अगर हम लोगों को रोकेंगे तो ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और इस तरीके से महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया है, बिल्कुल एकदम ये शर्मनाक है। ये भारत के इस लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की चीजें हैं। ये कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया को दिखाती है। हमारी बहन बेटियों के साथ यही नहीं, जंतर मंतर से लेके तमाम हर जगहों पे आप लोग देखे ही हैं। अभिषेक जी, आज आप लोग अपना प्रदर्शन किए हैं, क्या मांग थी और कुछ मांग को लेकर आज भीम कार्यालय बता? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ के फ्रंटल संगठन, युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और साथ ही साथ प्रदेश कमेटी के लोग, युवा फ्रंटल के नेतृत्व में आज ये चंदा चोरी को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हुई सरकार में, महिलाओं को उत्पीड़न, तमाम मुद्दों को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए ये मांग करते हुए कि चंदा चोरी वाली ये सरकार नहीं चाहिए और मंदिर चढ़ावा का चंदा कहाँ गया, बीजेपी के दफ्तर में नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे,
सैकड़ों की संख्या में पुलिस बर्बरतापूर्वक हम प्रदर्शनकारियों को जिस प्रकार से घेरने का, घसीटने का, बर्बरता करने का काम किया, इसमें हमारी सदरी भी फटी, कई लोगों को घसीटने का काम किया, तो कई लोगों को कुर्ता फाड़ने का काम किया। हमारे युवजन सभा के अध्यक्ष, हमारे छात्र सभा के अध्यक्ष, लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष के साथ बर्बरता हुई और तमाम फ्रंटल संगठन जो राष्ट्रीय कमेटी के, प्रदेश कमेटी के साथी हैं, सबके साथ प्रशासन ने बर्बरता करने का काम किया। हम कोई उग्रवादी नहीं हैं, हम एक लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो व्यवहार किया गया जैसे हम लोग कोई उग्रवादी हो, कोई दंगाई हो, उस प्रकार का प्रशासन द्वारा रवैया हम लोग के साथ किया गया। तो ये जो रवैया है लगातार आप लोगों के साथ देखना चाह रहा है कि आप लोगों की मांगों को सरकार सुना रही है, तो आखिर ये इसका हल कैसे निकले? देखिए, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई भी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लूट है, आत्महत्याएं बढ़ी हैं, लूट बढ़ी है, बलात्कार बढ़ा है, छेड़छाड़ बढ़ा है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हर मामले में भारतीय जनता पार्टी फेल है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो चंदा चोरी का है, पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जो बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, जब ये भगवान राम के नहीं हुए, ये जो भगवान राम के नहीं हुए तो हमारे और आपके क्या होंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि उस जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो। आज तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, प्रदेश में है, चंदा चोरी करने वालों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है जो भगवान का चढ़ावा है वो वापस आए, जो दोषी हैं उस चढ़ावे को वापस करें, उन पर कठोर कार्रवाई हो और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी इस प्रकार की कोई क्रिया ना हो। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी देगी? क्योंकि सत्ता उनकी है, उनके सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार से चोरी हुई है इसका जवाब कौन देगा? सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। दूर भाग जब ये सवाल आ रहा है तो इसका जवाब देने का काम नहीं कर रहे हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां करबला के शहीदों की याद में मनाए जाने वाले चहलुम के मौके पर रविवार को आजमगढ़ शहर की सड़कों पर आस्था, गम और इंसानियत का अनूठा संगम देखने को मिला। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में निकले चहलुम के जुलूस में हजारों अकीदतमंद नम आँखों के साथ शामिल हुए। पूरे शहर में या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं और नौहा ख्वानी व मातम के बीच लोगों ने करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया। चहलुम का यह पारंपरिक जुलूस मदरसा बाग मीर पेटू से शुरू हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों में पुरानी कोतवाली, मुख्य चौक, पुरानी सब्जी मंडी, कटरा और अन्य रास्तों से होता हुआ करबला के मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के मार्ग पर जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल एवं अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। जुलूस में शामिल अंजुमनों ने दर्द भरे नौहे पढ़े और सीना जनी कर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 वफादार साथियों की शहादत को याद किया। मौलानाओं ने विभिन्न स्थानों पर तकरीर करते हुए करबला की कुर्बानी के संदेश को बयान किया। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने अन्याय, अत्याचार और जुल्म के सामने झुकने के बजाय सत्य और इंसानियत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी शहादत पूरी मानवता के लिए साहस, न्याय और बलिदान की मिसाल है। जुलूस के दौरान दुलदुल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे। मातमी धुनों और नौहों के बीच माहौल पूरी तरह गमगीन बना रहा। कई स्थानों पर अकीदतमंदों की आंखें छलक उठी और लोग फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। चहलुम जुलूस के आयोजकों ने कहा कि आज के समय में दुनिया को सबसे अधिक जरूरत आतंकवाद, नफरत और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर इंसानियत का पैगाम फैलाने की है। उन्होंने कहा कि करबला का संदेश केवल एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता को अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है। चहलुम के जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पूरे जुलूस मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ पीएससी के जवान भी तैनात रहे। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था। जुलूस के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया, जिससे श्रद्धालुओं और आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। चहलुम के इस जुलूस में आजमगढ़ के अलावा मुबारकपुर, बाराबंकी सहित विभिन्न जनपदों से आई अंजुमनों और अकीदतमंदों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी के बावजूद पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न हुआ। गम, आस्था और भाईचारे के इस आयोजन ने एक बार फिर करबला की शहादत और इंसानियत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो रसूल अल्लाह के नवासे थे, उनका करबला में शहीद हुए थे, उनका चहलुम आज 10 मुहर्रम के बाद से 30 दिन के बाद 40वां जो मनाया जाता है, उस सिलसिले में ये जुलूस निकाला गया है। ये हर साल ये कदीमी जुलूस है, ये आज का नहीं, सैकड़ों वर्ष पुराना है इस धरती पे।
कहाँ से कहाँ निकाला जा रहा है? मदरसा बाग मुल्कियतों से निकला है, जिसे खिताब पहली मजलिस खिताब किया मौलाना मदाहिर हुसैन साहब ने, दूसरी मजलिस सैयद निशान अली साहब ने तकरीर किया चौक पे। उसके बाद अंजुमन गुलशन इस्लाम आलमपुर बाराबंकी, अंजुमन सदाए करबला शिवली आजमगढ़, भौरा सादात गुलशन इस्लाम भौरा सादात और दीगर अंजुमनों ने इसमें हिस्सा लिया है। कुल कितनी अंजुमनें आई हैं? 4 अंजुमनें आई हैं। अच्छा, सैकड़ों लोगों की भीड़ आई? सैकड़ों लोगों की क्या, हज़ारों लोगों की भीड़, श्रद्धालुए सारे इकट्ठा हुए हैं। और ये करबला में जाकर के 18 बनी हाशिम के ताबूत के बरामद होने के बाद वहीं पे समाप्त होगा। रात खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के कोडरा गांव में टीन शेड लगाने को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले में अपना पक्ष स्पष्ट किया है। क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि जीयनपुर थाना क्षेत्र के कोडरा गांव में दीवार पर टीन शेड डालने को लेकर 2 भाइयों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी। इसी घटना में किसी भी पक्ष को गंभीर या धारदार हथियार से चोट नहीं लगी है। दोनों पक्षों को केवल अंदरूनी चोटें आई हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाटघाट ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 135 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। जीयनपुर पुलिस पूरे प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, क्षेत्राधिकारी लालगंज का, सुनिए। आज दिनांक 2/8/26 को प्रातः 6 बजे थाना जीयनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोडरा में दीवार पे टीन सेट डालने को लेकर 2 भाइयों के मध्य आपस में कहासुनी और मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना में किसी भी पक्ष को कोई गंभीर चोट, कटने पिटने की चोट नहीं आई थी। दोनों पक्षों की अंदरूनी चोट थी। उनको प्राथमिक उपचार के लिए CSC लाटघाट ले जाया गया, जहां से आजमगढ़ रेफर किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दोनों पक्षों का 126-135 BINSS के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। वर्तमान में किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। इस प्रकरण में थाना जीयनपुर के द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कलीचाबाद गांव में रविवार को एक हृदय विदारक हादसे में तालाब में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। दोनों छात्र छुट्टी के दिन नहाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन गहरे दलदल में फंसने के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया, जबकि दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार कलीचाबाद गांव निवासी 15 वर्षीय अंशु मौर्य पुत्र आशुतोष उर्फ मंगल तथा 13 वर्षीय अल्तमस अंसारी पुत्र फखरे आलम रविवार को गांव के उत्तरी छोर पर स्थित ट्यूबवेल पर नहाने गए थे। ट्यूबवेल से नहाने के बाद दोनों पास के तालाब में उतर गए। ग्रामीणों के मुताबिक तालाब के भीतर गहरा दलदल था, जिसमें दोनों किशोर फंस गए और देखते ही देखते डूबने लगे। बच्चों को डूबता देख आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल तालाब की ओर दौड़ पड़े और उन्हें बचाने का प्रयास किया। काफ़ी मशक्कत करने के बाद दोनों को बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही देवगांव कोतवाल सुनील कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक अंशु कक्षा 10 का छात्र था, जबकि अल्तमस कक्षा 6 में पढ़ता था। दोनों SS मेमोरियल पब्लिक स्कूल कलीचाबाद निहोरगंज के छात्र थे। हादसे के बाद विद्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। गांव में हर ओर मातम पसरा है और परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमहीन बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बच्चों से बरसात के मौसम में तालाबों और गहरे जलाशयों से दूर रहने की अपील की है। क्या कुछ कहना है कामरान अंसारी मृतक के मित्र और भूपेश पांडे CO लालगंज का, सुनिए। मेरा नाम है कामरान अंसारी, मैं ऊँचे गाँव रहता हूँ। मैं अल्तमस गए थे और अंशु के पास अंशु गए कि चलो पोखरी में नहाने, तो अंशु कहा चलो ठीक है। तब अंशु गया था पढ़ने, तो वहाँ पर गड्ढा था, अंशु डूब गया। फिर वही छोटका अल्तमस गया था
बचाने, तो उसके साथ अल्तमस भी पढ़ने लगा, डूबने लगा। तो फिर वहाँ तो सब लोग बैठे थे, तो वहाँ से मैं बुला के ले आया, तब तक ले डूब गए थे। तो फिर इधर सब बस्ती लोग को बुलाए थे, फिर इधर वो लोग जाके निकाले? हाँ, फिर लोग निकालने गए। आप थे साथ में? हाँ, हम साथ में थे। फिर हाँ, तब हमको सब लोग बुला रहे थे, तो हम नहीं आए। ठीक। थाना देवगांव अंतर्गत आज दिनांक 2/8/2026 को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कलीचाबाद में दो बच्चे जिनकी उम्र करीब 16 और 17 वर्ष थी, ये गांव के ही पोखरे में नहाते समय डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। मौके पे थाना देवगांव और चौकी लालगंज की पुलिस गई और दोनों बच्चों का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में अवैध असलहों की बरामदगी और हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के लिए आजमगढ़ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। समय समय पर अवैध हथियारों के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद जिले में पुलिस की कार्रवाई का अपेक्षित असर दिखाई नहीं दे रहा है। आए दिन हर्ष फायरिंग और अवैध असलहों के प्रदर्शन से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी क्रम में सिधारी थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक खुलेआम असलहे से लगातार फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में युवक बिना किसी डर के फायरिंग करता नजर आ रहा है, जिसे लेकर लोगों में भी तरह तरह की चर्चाएं। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले युवक की पहचान अभिनव सिंह उर्फ मंटू निवासी तिवारीपुर थाना सिधारी के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उनके द्वारा खुलेआम असलहे से फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई और अपराधियों में कानून का भय कितना प्रभावी है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की पुष्टि के बाद आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया है, जिसमें एक युवक हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। यह प्रकरण थाना सिधारी से संबंधित है। आरोपी युवक की पहचान सुनिश्चित करते हुए थाना सिधारी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का सुनिए। मामला है सर, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस टीम के संज्ञान में आया है, जिसमें एक युवक हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। उक्त प्रकरण थाना सिधारी से संबंधित है। उक्त युवक की पहचान सुनिश्चित करते हुए थाना सिधारी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई थाना सिधारी से प्रचलित है। खबर आजमगढ़ से, जहां समाजवादी के पीडीए भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, काला धन वापस लाने और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आने जैसी चुनावी वादों को भी अधूरा बताया। सांसद ने हाल ही के छात्र आंदोलनों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने आंदोलनकारी युवाओं पर मुकदमे दर्ज न करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने युवाओं से भाजपा के वादों पर भरोसा न करने की अपील की। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र में 12 वर्ष और उत्तर प्रदेश में करीब 9.5 वर्ष के शासन के बाद जनता सरकार से पूरी तरह निराश है। उनका दावा था कि किसानों, युवाओं और आम लोगों में सरकार के खिलाफ व्यापक आक्रोश है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सपा सांसद ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा, निर्माण कार्यों और जल जीवन मिशन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका आरोप था कि यदि जल जीवन मिशन की ईमानदारी से जांच कराई जाए तो यह देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। उन्होंने एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उद्घाटन के समय कुछ समय बाद ही कई परियोजनाओं की स्थिति खराब हो रही है। उनके अनुसार विकास कार्यों को सरकार ने लूट का माध्यम बना दिया है। दुष्कर्म की घटनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी है और आगे भी सदन से लेकर सड़क तक न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार सरकार की नीयत का परिणाम है और सत्ता में बैठे लोग केवल लूट की मानसिकता से काम कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है धर्मेंद्र यादव सांसद का, सुनिए। देखिए,
देश में मैं समझता हूँ जब से एनडीए की सरकार है, या मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इनके 12 साल के केंद्र के और लगभग 9.5 साल के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल से उत्तर प्रदेश और देश का जनमानस पूरी तरह आगे जा चुका है और आज समाज के हर वर्ग में असंतोष, असंतुष्टि और सरकार के प्रति आक्रोश है। और आक्रोश किस कदर है उसकी आप बागनी दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होके देश के किसी भी प्रदेश में आप देखोगे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, और हजारों नौजवान उत्तर प्रदेश के जंतर मंतर पे थे। बिहार का पटना हो, महाराष्ट्र में मुंबई हो, कलकत्ता हो, पुणे हो, नागपुर हो, भोपाल में अंदर देख रहे हैं आप किस तरह से किसान निराश होके, उदास होके, हताश होके सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। तो आज सरकार पूरी तरह से असफल और फेल है, केंद्र की भी और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं समझता हूं जो दिन रात बुलडोजर लेके घूमते हैं उनका बुलडोजर चढ़ावा और चंदा चोरी वालों के घर का रास्ता भूल गया है या चाबी खो गई है। तो आज इस मुद्दे पर मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर व्यापक, देश के अंदर व्यापक निराशा है और लोग अब केंद्र की और प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुके हैं। और जिस तरह से दिल्ली में पिछले 10 दिन से संसद में 10 दिन की कार्रवाई पूरी होने के बाद विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद गृह मंत्री जी सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं, जबकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों का, नौजवानों का, बेटियों का अपमान हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, अन्याय हुआ, उससे मैं समझता हूँ केवल दिल्ली नहीं, देश का हर नागरिक निराश है, क्योंकि सब लोगों के बच्चों का भविष्य दांव पर है। और जो लोग बातें करते थे लंबी लंबी बुलडोजर वाली, आज ही अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक के सबसे बड़े घोषित माफिया हैं, वो मुख्यमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री के पीछे खड़े होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और सरकार कहती है हमने बड़े कड़े कानून बना दिए हैं, इतने साल की सजा होगी, इतना जुर्माना होगा। तो पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो आपके अपने विधानमंडल में सबसे बड़े माफिया लोग बैठे हैं, वापस उन तक तो माफी हो। देखिए, मैं बच्चों से यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग वादा खिलाफ लोग हैं। बच्चों से कहूंगा, याद करिए 14 का मोदी जी के भाषण, जब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 12 साल हो गए, 24 करोड़ रोजगार जनरेट होते। और मैं समझता हूं 24 करोड़ रोजगार अगर सरकार ने दिए होता तो शायद हमारा देश में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह जाता। अगर परिवार के मुखिया को ही रोजगार मिल जाता तो आप कल्पना करिए कि 125 करोड़ लोगों के रोजगार या जीवन जीने का इंतजाम सरकार कर चुकी होती अगर अपने वादे पर रहती। यही लोगों ने कहा था महंगाई कम करने को, इन्हीं लोगों ने कहा था कि रुपए की साख को बढ़ाएंगे, इन्हीं ने कहा था, तमाम बातों को कहा था कि काला धन आएगा, सबके खातों में 15 लाख आएगा। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि बीजेपी के लोगों के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, इस आंदोलन के खत्म होते समय जो 3 प्रमुख शर्तें थी, उनमें एक शर्त थी पूरी हुई, शिक्षा मंत्री का पूरा देश खड़ा हो गया तो मजबूरी में इस्तीफा कराना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी शर्त थी कि जो इस आंदोलन में नौजवान हैं देश के अलग अलग इलाकों में, आंदोलन के कारण किसी नौजवान पर मुकदमा नहीं चलेगा। क्या सरकार जवाब देगी? क्या वो मुकदमे वापस हुए हैं? क्या बिहार में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली से लेके देश के अलग अलग इलाकों में उन आंदोलनकारी जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा रहा है क्या? तो ये सरकार के लिखित समझौते थे। मैंने तो नौजवान साथियों से कहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक लिखित जो एग्रीमेंट है वो नहीं दिया उनको, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें कही हैं। लेकिन हम कहेंगे बीजेपी की किसी भी बात पर, जुबानी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है मेरे नौजवानों।
ये लोग वादा खिलाफ लोग हैं। ये सहयोगी थे? नहीं, किसी संगठन या सहयोगी ने अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया है। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी छोटे मोटे छात्र ने, कम उम्र के छात्र ने अगर कोई कर दिया तो उसको आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहिए। आप लोग मौके पे नहीं थे और बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो वहां नहीं जा रहे थे या आंदोलनकारी नहीं चाह रहे थे कि आए। हम लोग व्यक्तिगत तौर पे 2-3 बार मैं खुद गया हूँ। इतना स्मूथ, इतना मर्यादित, इतना मुद्दों से और अनुशासन से, सीमाओं से जुड़े हुए नौजवानों ने काम किया। मैं समझता हूं आंदोलनों का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद इससे मर्यादित कोई आंदोलन नहीं था आंदोलनकारियों की ओर से। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने तांडव किया वहां पर 20 तारीख को, हम खुद थे मौजूद। संसद मार्ग थाने में बच्चे ऐसे आ रहे थे, कोई सर फट के आ रहा है, कोई गर्दन पे देख आ रहा है लाल, कोई सीने पे चोट थी, किसी का पैर टूटा था। 2-3 नौजवानों का मैंने खुद उनके प्लास्टर कराए रात को 2-2 बजे एम्स में। इतना नौजवानों के साथ शोषण हुआ है। एक बच्ची ने, हम लोग शर्मिंदा हो गए, एक बच्ची आई संसद मार्ग थाने में और अपनी फटी हुई टी शर्ट दिखाने लगी। कई सर ये देखी, ये पुलिस वालों ने फाड़ी है। आप बच्चों के आंदोलन को बदनाम ना करो। जो बच्चों पे हमला करने वाले लोग क्या क्या भाषण बोले हैं उनके बारे में थोड़ा, और जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग बोले, कोई गैर जिम्मेदार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बड़े बड़े पदों पे, संवैधानिक पदों पे बैठ के लोगों ने बच्चों के साथ अमर्यादित बातें की। हम उन बातों को नहीं दोहराएंगे ना, हमारा स्तर इतना गिरा हुआ है। लेकिन आप लोग कल्पना करिए, और मैं फिर कहूंगा मेरे पत्रकार साथियों आजमगढ़ के, इतना बच्चों ने मर्यादित, इतना संयमित, इतना गांधीवादी रास्ते से इस मूवमेंट को और आंदोलन को चलाया था। दर्जनों तो आमरण अनशन पे थे, 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन तक आमरण अनशन किए। सोनम वांगचुक जी को किस कदर अमर्यादित तरीके से उठाया। अगर किसी बच्चे ने कोई गलती भी की होगी तो 20 तारीख के बाद की हो तो मैं नहीं कह सकता। तो उनका इतना अपमान करेंगे तो हो सकता है जज्बात में, गुस्से में एक आध कोई शब्द किसी से निकला हो, अन्यथा एक भी अमर्यादित इस आंदोलन में कोई कृत्य हुआ ही नहीं। सामने प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ा। नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी को जब ये बच्चों ने मांग उठाई थी और आमरण अनशन शुरू किया था उसी समय आते। और क्या था उनके लिए किसी मंत्री को हटाना, कोई बड़ी चीज है क्या? देश के उपराष्ट्रपति को 1 घंटे में हटा दिया जाता है। 1 घंटे पहले वो सदन की कार्रवाई को संचालित करते हैं, शाम तक उनको बीमारी का पत्र बाहर आ जाता है और इस्तीफा आ जाता है। हो सकता है उनके उपराष्ट्रपति रहने से कोई उनकी सत्ता पक्ष को नुकसान हो रहा है तो 1 घंटे में हटाए जा रहे हैं। लेकिन करोड़ों नौजवानों का विश्वास अगर हिला था तो तब तक नहीं हटाया जब तक पूरे देश में आंदोलन नहीं शुरू हुआ। मुकदमे खत्म करने की बात हुई थी 3 मुद्दे थे, उसमें मुकदमे को खत्म करने के आंदोलन पे आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन अब ये स्थितियां हैं कि जिन लोगों का सामने चेहरा आ रहा है या जिन लोगों की आइडेंटिटी होगी उनके ऊपर उनको घरों से निकाला जाए। ये तो सरकार से पूछिए ना, मैंने कहा इस पे आप क्या सर, ये मैं इतना ही कहूंगा अपने नौजवानों से, वर्तमान भाजपा सरकार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये लोग वादा खिलाफ करने वाले लोग हैं, ये लोग वादे को निभाने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का एक भी वादा नहीं निभाया। इन्होंने नौजवानों के साथ जो समझौता किया वो वादा नहीं निभाया। तो ये वादा खिलाफी लोग हैं, इन पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, बीजेपी के लोग सोचते ये हैं कि वे जो कह रहे हैं वही सच है। सच्चाई ये है, पूरे देश का जनमानस देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लखनऊ में प्रथम यात्रा पे आए तो महाबली राम भक्त श्री हनुमान जी का पात्र बन के किस तरह से उनके स्वागत में वो भाजपा का झंडा पकड़ा के, उन पर कार्रवाई या उन पर एफआईआर कब होगी? ये लोग, जो लोग चंदा चोरी में पूरी तरह घिरे हुए हैं, हम लोग पिछले 10 दिन से लगातार सदन में नोटिस दे रहे हैं इस बात की कि चंदा चोरी पर चर्चा होनी चाहिए। आज तक सरकार की ये हिम्मत नहीं हो पाई कि चंदा चोरी पर चर्चा में तैयार हो जाए, या चढ़ावा चोरी पर, या जो प्रभु श्री राम मंदिर पर जिस तरह से लूट हुई है, डकैती पड़ी है, आज तक सरकार तैयार नहीं है। केवल ध्यान भटकाने की नीयत से इस तरह की एफआईआर और तमाम चीजें की जा रही है, इनका कोई मतलब नहीं है।
और मैं कह सकता हूँ हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369 988 149। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।